आज हमारा जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप सभी ने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि हमारी जितनी मेटल सरफेस होती हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो करंट कंडक्ट कर पाते हैं। दे आर एबल टू कंडक्ट द करंट ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें इजेक्ट कराने के लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिनकी मदद से हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराते हैं। और वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराते हैं, आपको पता होगा। जैसे हम हीट की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, बहुत सारे तरीकों से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराते हैं। ये सारे हमारे तरीके हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराते हैं। उनमें से हमारा एक इंपॉर्टेंट तरीका लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ लाइट। इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मीन्स लाइट और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना। When suitable radiation is going to fall on the metal surface, some electrons are going to be ejected out, and that phenomena is said to be photoelectric effect. साथ ही साथ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रेरणा होती है वह सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लिए होती है। मीटू से हर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करा सकता है, चाहे हम इंटेंसिटी कितनी भी, ताकत कितनी भी देते हैं। ताकत बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर वो जो हमारे पास एनर्जी है जो हम दे रहे हैं, रेडिएशन से आ रही है, वो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी से कम है, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं हो पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है एक लिमिट से ऊपर हो, जैसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हम टर्म देते हैं। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन, और वर्क फंक्शन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वही रोल प्ले करती है। फॉर्मूला E इक्वल टू एच बी हमारे पास पता है। E इक्वल टू एच बी होता है, एच कॉन्स्टेंट, वी जो है एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर, जो कि उसे मूव कराती है। साथ ही साथ हम आगे जानेंगे सैचुरेशन करंट के बारे में, कि अगर हम रेडिएशन फॉल करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैथोड से होते हुए एनोड की तरफ जाएंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे, जब इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाते बढ़ाते बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक लिमिट वो आएगी कि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी। जैसे हमारे पास एक पाइप है, अभी हम पाइप में पानी पहुंचाएंगे तो बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पे ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि इस पाइप में से फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर ही निकल सकता है दी गई इंटेंसिटी, दी गई स्पीड के बेसिस पर, तो वो उसकी सैचुरेशन आ जाएगी। जैसा हमने पढ़ रखा है कि चीनी घोलते हैं, तो चीनी घोलते समय पानी में एक लिमिट आ जाती है कि और ज्यादा चीनी नहीं मिलती, तो उसे हम सैचुरेशन कहते हैं। इसी प्रकार एक रेडिएशन के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन फॉल कराई जाती, रेडिएशन फॉल कराया जाता है, तो एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट होती है, और उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट नहीं होते, और हम कहते हैं सैचुरेट हो जाते हैं, दे गेट सैचुरेटेड। इन्हीं सब टर्म के साथ साथ और दो तीन टर्म, जैसे कि नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, जो कि हम एनोड को लगा दें तो कोई इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच नहीं सकता है, तो उस पोटेंशियल को हम नेगेटिव पोटेंशियल कहते हैं। साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कई सारे नियम भी हमारे काम आते हैं। देयर आर मेनी लॉज, जो कि अभी हमने बताई, उन्हीं को हम लॉज के टर्म में लिख लेते हैं। साथ ही साथ अगर सर्किट कंप्लीट हो, इफ देयर सर्किट कंप्लीट, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं वो करंट भी बनाते हैं, उस करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट। तो ये
एक हमारे पास बेसिक सा आइडिया था, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सैचुरेशन करंट, नेगेटिव पोटेंशियल एंड इन सब को कंबाइन करके रखा हुआ है एक नाम ने, वो नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अब हम इसके बारे में समझेंगे और लिखेंगे। तो टर्म है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने क्या बताया कि हमारे पास, लेट अस टेक इट इज द मेटल सरफेस वी हैव टू है, और इस पर कोई फिक्स रेडिएशन जो है वो फॉल कराया हमने। देयर इज ए फिक्स रेडिएशन, इस तरीके से एक रेडिएशन इस सरफेस पर फॉल कराया, ये मेटल सरफेस है। लेकिन हमने देखा कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्टेड आउट नहीं हुआ। नो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी इजेक्टेड आउट फ्रॉम हियर। हमारे पास पहली कंडीशन जो थी ये, यहाँ कंडीशन में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये एक रेडिएशन था। अब हमने दूसरा रेडिएशन लिया अनदर फ्रीक्वेंसी का, कुछ इस तरीके से हमने एक रेडिएशन और लिया। इस तरीके से हमने रेडिएशन लिया। इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। तो हम क्या देखते हैं कि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्टेड आउट करा दिए। तो यहां पर क्या हुआ, जो रेडिएशन था, जो लाइट थी, वो फॉल हुआ, और फॉल होने के बाद में उसने उस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी। एनर्जी पा करके वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, वो रेस्ट, और जो उन्हें एनर्जी चाहिए थी वो उन्हें मिल गई और वो आउट हो गए। वहीं जो ये था, इस कंडीशन में उन्हें उतनी एनर्जी ऑब्टेन नहीं थी। और सपोज करें ये हमारे पास रेड लाइट है और ये हमारे पास ग्रीन लाइट है, तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो उसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड आउट नहीं करा पाई। वहीं जो हमारे पास ग्रीन लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी थी, तो उसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड आउट करा लिया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक फिक्स रेडिएशन को फॉल करा रहे हैं, और रेडिएशन को फॉल करा के उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट करा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है एक मेटल सरफेस। It is the metal surface going to be have.
तो हम कह सकते हैं फिनोमिनन in which radiation of suitable frequency in discrete form strike on metal surface to ejected out electron. ये वो फिनोमिनन होती है जिसमें हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की एक डिस्क्रीट फॉर्मेटो से ये जो हम रेस बनाई है, ये रेस कुछ इस तरीके से स्क्वायर टाइप में या फिर एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी इस तरीके से चलती है, फोटॉन्स, दैट इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी हमारी चलती है। क्वांटा ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, ऐसे एनर्जी यहाँ से रेड के पार्टिकल, रेड के फोटॉन्स, यहाँ से इसके, और ये सारे फोटोन स्ट्राइक करते हैं और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कराते हैं। Phenomena in which radiation of suitable frequency in discrete form strike on metal surface to eject out electron. इसी फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। नोट इट डाउन। साथ ही साथ अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी पर इजेक्टेड आउट नहीं होते, उनके लिए एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिसे लेकर के वो इजेक्टेड आउट हो सके। जैसे कि अगर आपको एक कोल्ड ड्रिंक लेनी है जो उसका प्राइस 100 रुपीज है, तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम कितने रुपए होने चाहिए? तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम 100 रुपीज तो होने ही चाहिए। चाहे फिर आपके पास 101 रुपए हो तो 101 रुपए आपके पास रखा रहेगा, बाद में उसको आप वर्क करने में, एनर्जी में, मोशन में इस्तेमाल कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स हम। लेकिन अगर हमें एक कोल्ड ड्रिंक लेनी है तो 100 रुपए होना जरूरी है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है को इजेक्ट कराने के लिए जो ये रेस आ रही हैं, उनकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of the radiation falls on metal surface
टू eject out electron. एक और बात, एक फोटोन या एक पार्टिकल एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि ये जो है दो दो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर जाएगी। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा और इसी प्रकार से सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हुए चलेंगे। हम जैसे जानते हैं, जैसे ही हमारे पास फोटोन या क्वांटम के बेस में बात करें, क्वांटम ऑफ पार्टिकल के बेस में बात करें, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरते हैं वो तुरंत एनर्जी जनरेट कर देते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आ रही है एनर्जी थी खत्म और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा लिया। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक एग्जाम्पल था पार्टिकल नेचर के लिए, जो कि आइंस्टाइन ने हमें इसके डेरिवेशन भी दी थी, जो कि अभी हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। तो आइंस्टाइन ने जो हमें इक्वेशन दी थी उसमें कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास एक मिनिमम वर्क फंक्शन होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उसके नीचे वो रिएक्ट आउट नहीं हो सकते हैं। और उस वर्क फंक्शन को हमने बोला था फाई। ये हमारा वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो है हमारा माइनस करने पर फाई ई, जो वर्क फंक्शन अगर हम उसमें से एनर्जी में से मैच कर दें तो हमें उसकी एनर्जी मिल जाएगी जो हमारा रेडिएशन आ रहा है। जो वर्क फंक्शन है उसके पास होती है म्यू नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो E बराबर हमारे पास हो जाता है एच बी माइनस एच बी नॉट, और H से H अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास E इक्वल्स टू एच बी माइनस बी नॉट, ये हमारे पास वैल्यू बनती है। साथ ही साथ जो V है हमारे पास, V की वैल्यू हमें पता है सी वाई लैम्डा के बराबर होती है। तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी E इक्वल्स टू एच और सी वाई लैम्डा माइनस सी लैम्डा डैश के बराबर। और यहाँ E इक्वल्स टू एच सी लैम्डा लैम्डा डैश एंड लैम्डा डैश माइनस के लैम्डा के बराबर हमारे पास एनर्जी निकल करके आती है। तो ये फॉर्म हमारे पास एनर्जी की बनती है। नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे पास और भी टर्म्स आती हैं, जैसे हमने बोला सैचुरेशन करंट। हाँ, करंट की बारे में बात करें तो तुमने मेटल सरफेस बनाई, लेकिन सपोज कीजिए हमारे पास ये एक सर्किट था, यहाँ पर एक इस तरीके से ये और एक हमारे पास ये। यहां से हमने एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के
रेडिएशन को हम डिस्क्रीट फॉर्म में लेके चलते हैं, ऐसे चलिए, या ऐसे ही सब आप समझ जाएंगे। यहाँ से हमने डिस्क्रीट फॉर्म में है ये हमारा रेडिएशन, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, और यहाँ पर जो कैथोड है यहाँ पर उसने अपने आप को फॉल किया, एनर्जी दी, और यहाँ पे हमारा एनोड है। अब एनर्जी लेने के बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए और प्रोड्यूस होकर के वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। नाउ हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पा रही है, उससे ज्यादा ही है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पा रही है। लेकिन अब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, फिर हमने इंटेंसिटी और बढ़ाई, ताकत और बढ़ाई, नंबर ऑफ वेव और बढ़ाई, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बढ़ गए, और ज्यादा बढ़ गए। लेकिन एक कंडीशन वो आई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के बाद भी, जो नंबर इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और इसी को हम, ऐसे कंडीशन को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। मीन टू से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे आएंगे आएंगे, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में वो करंट हमारा सैचुरेशन करंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट इज द मैक्सिमम करंट, that can be obtained from the metal surface by incidenting a radiation of suitable frequency. मैक्सिमम करंट, इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, एंड मूव होते होते एक कंडीशन आ जाएगी जिस और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये मेटल या कैथोड जो नहीं दे सकता। तो ऐसी कंडीशन में उस फ्रीक्वेंसी के लिए, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, वो फिक्स फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के लिए इतने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, तो आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा नेगेटिव पोटेंशियल। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है नेगेटिव पोटेंशियल। अभी आप यहां देखिए, ये इलेक्ट्रॉन अपना एक स्पेस क्लाउड बना करके बने हुए हैं और इधर भागे हुए जा रहे हैं। अभी हम ये चाहते हैं कि ये जो करंट है इसमें फ्लो होना बंद हो जाए, तो हमने इस बैटरी की मदद से एनोड पर एक नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट किया। जो हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी की मदद से हमने एक नेगेटिव पोटेंशियल सर्किट के अंदर मूव कराया। अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल बना दिया, जिसके कारण अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आने से रिपल्शन फेस करेंगे। अब जब रिपल्शन फेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं
जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को भी ओवरकम करके आ जाएंगे। तो अब जब वो इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को ओवरकम करके आ जाएंगे तो फिर हम और पोटेंशियल बढ़ाएंगे। तो इस कंडीशन में जब हमने एक पोटेंशियल बढ़ा दिया, वो कम से कम पोटेंशियल ले लिया जिस पर फास्टेस्ट से फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे मिनिमम पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल या हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहें तो ज्यादा पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कह सकते हैं मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल at cathode at which photocurrent become equals to 0. photocurrent become equals to 0 और no current is having to flow in between cathode and anode. एनोड और कैथोड के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, ना कोई इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास सपोज कीजिए बी एस हमने लगा दिया, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए ई जो होगी वो हमारे पास ई बी एस के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पर जो करंट आई है वो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। कोई करंट हमारा पहुंचेगा ही नहीं वहां तक। नो करंट इज गोइंग टू बी रीच अप टू एनोड। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एनोड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रिपल्शन ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट एबल टू रीच, तो जो स्लो स्लो मूव कर रहे हैं उनका तो क्या किया जाए। तो हमने क्या बोला, जो हमारे पास एनर्जी थी E, इवन द मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी उसे रोक ले रहा है, तो ये हमारी एनर्जी इसके बराबर होनी चाहिए। मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को रोक पा रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक पा रही है, तो E एनर्जी जो है इसके बराबर होनी चाहिए। तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, Bs इक्वल्स टू E max अपॉन के E। E max जो है हमारा वो एच बी माइनस फाइव अपॉन ई के बराबर रहेगा। तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है एच बी माइनस फाइव अपॉन ई के बराबर वैल्यू हमारे पास के आएगी। साथ ही साथ जो एच जो फाइव है हमारे पास एच बी नॉट के बराबर वैल्यू होती है, तो v इक्वल्स टू एच बी माइनस एच बी नॉट अपॉन के ई, और यहां से h कॉमन ले लेते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास h ई बी माइनस बी नॉट के बराबर वैल्यू देता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर
बी और बी नॉट हमने फॉर्मूला देखा था, तो अगर हम इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एस इक्वल्स टू एच ई सी लैम्डा माइनस सी लैम्डा नॉट, और फॉर्मूला बनता है बी इक्वल्स टू V इक्वल्स टू एच सी ई 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट के बराबर हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है। नोट इट डाउन। नाउ इसी ग्राफ के अंदर कुछ हम और चीजें देखेंगे कि जो हमने भी स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमने ये बता दिया कि फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए जो इंटेंसिटी के चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो क्या बोला, फॉर फिक्स फ्रीक्वेंसी, फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। Either we increase lot of energy, यद्यपि हम बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ा भी दें तो भी, एनर्जी या फिर इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दें स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हमारा सेम ही रहेगा। जैसे हम यहां देखते हैं, ये हमारी इंटेंसिटी है और ये हमारा यहाँ पोटेंशियल है। तो हमने पहली इंटेंसिटी ली इस तरीके से और हमारा यहीं पर आ गया, फिर हमने दूसरी ली, वो भी यहीं आया, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है। फिर हमने तीसरी ली और उसकी वैल्यू भी हमें यहीं पर ऑब्टेन हुई। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है Bs in all the case I1, I2, I3 वो सेम रहा। तो कह सकते हैं बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के बढ़ाने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज what energy and stopping potential,
do not get change. एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। हमें जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ रहा था इसे स्टॉप करने के लिए उतना ही पोटेंशियल अभी भी देना पड़ेगा, चाहे इंटेंसिटी हमारी कितनी भी बढ़ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी I3, I2, I1। सो ये हमें बताता है by increasing the intensity there is no role or there is no role of the intensity in the increment of the stopping potential। स्टॉपिंग पोटेंशियल में और इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है। वहीं अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम हो तो हमने ये देखा, लेकिन अगर हम इसका अपोजिट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो लेकिन इंटेंसिटी सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में तीनों कंडीशन में हमें अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्टेन होंगे। तो इफ the intensity remains same, intensity is same, but इंटेंसिटी तो सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी of each radiation, frequency of each radiation fall on metal surface is different। तो ऐसी कंडीशन में then for every radiation there is different stopping potential। हर एक रेडिएशन के लिए डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें ऑब्टेन होंगे। जैसे हम यहाँ पर ही बनाते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर हमारी फ्रीक्वेंसी चलेगी, हमने इंटेंसिटी सबकी सेम रखी है लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। देखिए μ1 ये हमारी μ3 सबसे ज्यादा, μ2 एंड μ1। तो μ1 के लिए सबसे पास कम है तो μs1 म्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल 3, तीनों की इंटेंसिटी हमारे पास सेम है, इंटेंसिटी सेम है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के लिए अलग अलग है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को जो मेन इंपैक्ट डालता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है, साथ ही साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल ही नहीं, एनर्जी आर also going to be different। Energy and stopping potential both are going to be different as the formula of energy you have to have hb। और हम कह सकते हैं जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी से। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी
तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इसीलिए जो हमारा ये फॉर्मूला बनता है ये दिखाता है कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होता है, वहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होने से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। देयर इज नो सच काइंड ऑफ impact with the increasing of intensity, but by changing the frequency we can see the changes. Note it down. तो एट लास्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ हम लॉस को अब समराइज कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ पर अभी तक समझते आए हैं। लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। इलेक्ट्रिक लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला है, पहली बात जो हम यहाँ ही देख लेते हैं कि जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ the radiation, frequency of the radiation must be equal to or greater than threshold frequency। जो हमारे पास रेडिएशन आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। दैट इज जो हमारे पास V है वो ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ताकि हमारे पास जो एनर्जी है वो H डेल V पॉजिटिव हो, डेल LV, ताकि हमारी एनर्जी जो हो वो पॉजिटिव हो। अगर हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तभी हमारे पास डेल बी पॉजिटिव होगी, एनर्जी पॉजिटिव होगी, एनर्जी इजेक्ट आउट होगी। नहीं तो नेगेटिव में तो अट्रैक्शन ही देखने को मिलेगा। फिर अगर हमारे पास एनर्जी नेगेटिव में हुई तो अट्रैक्शन ही रहेगा, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करना है तो एनर्जी को पॉजिटिव होना कंपलसरी है। नेक्स्ट थिंग जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो एनर्जी है रेडिएशन की वो केवल डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पर, यहाँ पर इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है। तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल्स। तो एनर्जी ऑफ द energy of the radiation depends upon the frequency of the radiation।
जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है केवल और केवल उसी पर एनर्जी डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। साथ ही साथ थर्ड है नंबर ऑफ फोटोन रेडिएटेड is depends upon the intensity। नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड ऑफ हो रहे हैं वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। एंड फोर्थ जो हमारे पास होती है, फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास होता है यहां लिख देते हैं, इट इज एन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, ये बहुत जल्दी, बहुत जैसे फ्रीक्वेंसी, या तो फ्रीक्वेंसी आई नहीं और फ्रीक्वेंसी से जो फ्रीक्वेंसी आ गई तो विद इन टाइम ये प्रोसेस हो जाती है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी है, बहुत फास्ट होने वाली प्रोसेस आप कह सकते हैं इसे। सो नोट इट डाउन।